नमस्कार साथियों, मैं विजय व्यास आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा नागौर के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, पिछले वीडियो में अपन ने भारतीय इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोतों के बारे में चर्चा की थी और अपन ने जो स्रोतों का पहला जो पॉइंट है साहित्यिक स्रोत, उसको कंप्लीट भी कर लिया था। साहित्यिक स्रोतों का अपना अंतिम पॉइंट आया था वंशावली लेखन, और वंशावली लेखकों के बारे में अपन बात कर रहे थे जिनमें सबसे प्रमुख आता है जरगा, राव, भाट, पंडे या तीर्थ पुरोहित। इन्हीं के साथ में अपन ने चारण की भी बात की थी, लेकिन यहाँ पर ये चारण गलत है, तो आप इसमें थोड़ा सा सुधार कर लेना। यहाँ पर चारण नहीं होता है, चारण यहाँ पर वंशावली लेखन का कार्य नहीं करते हैं। अब अपन आगे चलते हैं। अब अपना जो अगला पॉइंट आता है वो है आपके पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक, सबसे पहले अपने को ये जानना है पुरातात्विक होता क्या है। अतीत के अवशेषों के माध्यम से मानव क्रियाकलापों का अध्ययन करना ही पुरातात्विक कहलाता है। देखो, मैं एक बार वापस रिवाइज कर रहा हूं। अतीत के अवशेषों के माध्यम से मानव क्रियाकलापों का ही अध्ययन करना पुरातात्विक कहलाता है। तो सबसे पहले तो क्या होगा, इसमें अतीत के अवशेष यानी अपने को पुराने अवशेष मिलेंगे। उन अवशेषों से अपन उस काल का मानव क्या क्रियाकलाप करता होगा ये अपन पता लगाएंगे, तो इसे अपन क्या कहेंगे, पुरातात्विक स्रोत। वैसे तो पुरातात्विक स्रोतों को बहुत सारे भागों में विभाजित किया जाता है, लेकिन अपने किताब के अंदर 4-5 प्रमुख रूप से आए हुए हैं, जिनमें सबसे पहले है उत्खनन से प्राप्त पुरातात्विक स्रोत, नंबर 2 अभिलेख, नंबर 3 सिक्के मुद्राएं, नंबर 4 भवन स्मारक मंदिर मठ, और सबसे अंतिम पॉइंट पर अपने आ जाएगा मूर्तियां व शैल चित्र। तो लगभग अपने ये जो 5 पॉइंट है इन्हीं को ही अपन पुरातात्विक स्रोतों के अंदर रखेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहले अपन यहां पर लिखते हैं पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातत्व क्या होता है, अतीत के अवशेषों के माध्यम से मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन करना पुरातात्विक कहलाता है। देखो, इसमें कुछ एक शब्दों का ध्यान देना। एक तो अवशेषों के माध्यम से, अतीत के अवशेषों के माध्यम से किसका अध्ययन करना है अपने को, मानव क्रियाकलापों का अध्ययन करना है। यही क्या कहलाएगा, पुरातात्विक। पूरा यानी पुराना, तात्विक मतलब अवशेष या तत्व, पुराना तत्व। पुराना मतलब हो गया अतीत, अतीत के अवशेषों से अपन क्या करेंगे, मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन करेंगे, उसे अपन क्या कहेंगे, पुरातात्विक कहेंगे। अब देखो, पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत क्या क्या आता है, पुरातात्विक स्रोत। सबसे पहले उत्खनन से प्राप्त स्रोत, नंबर 2 आ जाएगा अभिलेख, नंबर 3 पर अपन बात करेंगे सिक्के व मुद्रा, नंबर 4 पर अपने आ जाएगा भवन व स्मारक, नंबर 5 पर मूर्तियां व शैल चित्र। ये 5 भाग हो गए। पुरातात्विक स्रोतों की अपन बात करें तो अपन इसे 5 भागों में विभाजित कर रहे हैं। उत्खनन से प्राप्त स्रोत, अभिलेख, सिक्के व मुद्रा, भवन व स्मारक और मूर्तियां व शैल चित्र। आज अपन इसी वीडियो में इन सब की अपन चर्चाएं करेंगे और लेते हैं सबसे पहले उत्खनन से प्राप्त स्रोत। अगर मैं बात करूं उत्खनन से प्राप्त स्रोत होते क्या हैं, उत्खनन से प्राप्त स्रोत होते क्या हैं, तो उत्खनन से प्राप्त, उत्खनन, खनन का मतलब क्या हो गया, कहीं से खोद कर निकाला गया। क्या क्या निकलेंगे, देखो इसके अंदर सबसे प्रमुख उत्खनन से प्राप्त स्रोतों के अंदर अपन 2 वस्तुओं को सबसे प्रमुख रूप से लेते हैं। सबसे पहली वस्तु आती है अपने मृद भांड। सबसे पहले क्या आती है, मृद भांड।
बहुत ज्यादा मात्रा में अपने को मृद भांड प्राप्त हुए। अलग अलग समय के अलग अलग मृद भांड अपने को प्राप्त हुए। मृद भांड मिट्टी के घड़े। उसके अलावा अपने उत्खनन से क्या क्या वस्तुएं प्राप्त हो सकती है? सिक्के हो सकते हैं, आभूषण हो सकते हैं, या अपन ये कह सकते हैं कुछ बर्तन हो सकते हैं, या कब्रें हो सकती है। ये सारे किसके अंदर रखेंगे? उत्खनन से प्राप्त स्रोतों के अंदर रखेंगे। अभिलेख के अंदर क्या क्या आता है? अभिलेख के अंदर सबसे प्रमुख आता है स्तंभ लेख, शिलालेख, ताम्रपत्र, गुहालेख, मूर्ति लेख और सबसे अंतिम के अंदर चित्रलेख। ठीक है। सिक्के व मुद्राएं, अलग अलग शासकों ने अलग अलग प्रकार के सिक्के चलाए जिससे अपने को अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। भवन व स्मारक, बहुत सारे भवनों से अपने को ऐतिहासिक जानकारी का पता चलता है। स्तूप, चैत्य, विहार, मंदिर या कोई राजप्रसाद यानी राजा के रहने का भवन, इनसे भी अपने को पता चलता है कि उस काल यानी पुराना जो मानव है वो किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करता था। मूर्तियों से भी अपने को, मूर्तियों की बनावट से, मूर्तियों के रंग से या मूर्तियों के पहनावे से भी अपने को इतिहास के बारे में जानकारी का पता चलता है। और शैल चित्र, शैल चित्र से क्या तात्पर्य? शैल का मतलब हो गया दीवार, दीवारों पर बने चित्र। तात्कालीन समाज कैसा था? क्योंकि जो समाज में अपन देखते हैं केवल वो ही चित्र हम इमेजिन ही वही कर सकते हैं जो हमने देखा है। इसी प्रकार तात्कालीन समाज कैसा था उस काल की जानकारी का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? शैल चित्र भी है। तो अपन सबका एक एक करके अध्ययन करते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं नंबर 1 पॉइंट, उत्खनन से प्राप्त स्रोत। उत्खनन से प्राप्त स्रोतों के अंदर क्या क्या आ जाएगा? सबसे पहले आ जाएंगे मृद भांड। नंबर 1 उत्खनन से प्राप्त स्रोत। उत्खनन का तात्पर्य क्या हो गया? खनन करके यानी खोद कर निकाली गई वस्तुएं, उसको अपन सबसे पहले 2 भागों में विभाजित कर देते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर लिख देते हैं मृद भांड। मृद भांड का तात्पर्य क्या हो गया? मिट्टी के घड़े। देखो अपने को यहाँ पर 4 प्रकार के मिट्टी के घड़े प्राप्त। सबसे पहले घेरुए रंग के, उसके बाद में लाल और काले रंग के, और उसके बाद में चित्रित धूसर रंग के, और सबसे अंतिम है काले चमकीले रंग के। तो देखो किस प्रकार के मृद भांड अपने को प्राप्त हुए हैं, अलग अलग काल में अलग अलग प्राप्त हुए। सबसे पहले घेरुए रंग युक्त मृद भांड। नंबर 2 लाल काले मृद भांड। नंबर 3 चित्रित धूसर। धूसर का मतलब अपन यहां पर स्लेटी ले सकते हैं, स्लेटी मृद भांड। ये सभी मृद भांड है जो अलग अलग समय में अपने को प्राप्त होते हैं और उत्तरी काली चमकीली पॉलिश वाले मृद भांड। ये सभी मृद भांड अपने को प्राप्त हुए हैं। अलग अलग समय का अंकन करते हुए ये सारे हैं कि सबसे पहले वैदिक काल से कौन से मृद भांड प्राप्त हुए। जैसे जैसे आगे अपन कालों को पढ़ेंगे उसमें ये जो मृद भांड बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखेगा और उस समय अपन अच्छे तरीके से इन सबको डिटेल से पढ़ेंगे। घेरुए रंग युक्त मृद भांड अपने को प्राप्त हुए, काले लाल रंग के मृद भांड अपने को प्राप्त हुए, चित्रित धूसर या स्लेटी रंग के मृद भांड अपने को प्राप्त हुए, और उत्तरी काली चमकीली पॉलिश वाले भी मृद भांड अपने को प्राप्त हुए। और उत्खनन से क्या क्या प्राप्त हुआ? एक तो अपने को आभूषण भी प्राप्त हुआ। आभूषण के अलावा तांबे और कांसे के बर्तन भी प्राप्त हुए। एक तो अपने को आभूषण प्राप्त हुआ, तांबे और कांसे के बर्तन प्राप्त हुए, भवन, सड़कें, नालियां, इमारतें, अन्नागार, भंडार गृह,
ये भी अपने को ये प्राप्त हुए। भवन, सड़कें, नालियां, इमारतें, अन्नागार, भंडार गृह, ये भी अपने को। इसके अलावा कब्रें भी अपने को बहुत सारी मिली है। ये कब्रें भी इतिहास की जानकारी का एक प्रमुख स्रोत है। तो उत्खनन से प्राप्त स्रोतों के अंदर क्या क्या आ गया? एक तो मृदभांड आ गया, 4 प्रकार के मृदभांड आ गए। इसके अलावा आभूषण, तांबे और कांसे के बर्तन, भवन, सड़कें, इसके अलावा नालियां, इमारतें, अन्नागार, भंडागार, ये भी अपने को प्राप्त हुए। कब्रें भी अपने को प्राप्त हुई। ये सारे उत्खनन से प्राप्त हुए। इसके अलावा मुद्राएं वगैरह ये भी प्राप्त हुई है, लेकिन उनको अपन अगले पॉइंट में अलग से लेंगे। अब अपन आगे चलते हैं। उत्खनन से प्राप्त स्रोतों के बाद में जो अपना जो दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य आता है वो है अभिलेख। अभिलेखों को सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में देखा जाता है। इतिहास की जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य है वो है आपका अभिलेख। नंबर 2, अभिलेख। शासकों के द्वारा क्या किया जाता था? अपनी प्रजा से संबोधन के लिए, यानी प्रजा से संवाद के लिए, प्रजा को अपनी योजनाओं को बताने के लिए क्या करते थे? अभिलेख लिखवाते थे। नियमों और कानूनों को बताने के लिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये अभिलेख लिखवाते थे। भारत में पूछा जाए अभिलेख लिखने की कला का प्रारंभ कहाँ से आरंभ होता है, तो आप कहोगे अशोक के समय। अशोक के समय अभिलेख लिखना प्रारंभ हुआ था। अशोक ने एक ईरानी राजा है, डेरियस प्रथम या दारा प्रथम, उससे प्रेरणा लेकर अभिलेख लिखना प्रारंभ हुआ। तो भारत में अभिलेख लिखने का प्रारंभ कहां से माना जाता है? अशोक के काल से माना जाता है। लेकिन अभिलेखों के भी कुछ प्रकार है। अभिलेख भी कुछ प्रकारों के अंदर लिखे जाते हैं। सबसे पहला आता है स्तंभ लेख। स्तंभ लेख के अंदर क्या होगा? एक स्तंभ बना दिया जाएगा, स्तंभ के ऊपर अलग अलग प्रकार के लेख उत्कीर्ण करवा दिए जाएंगे और ये लेख स्तंभ लेख कहलाएंगे। नंबर 2 पर जो आता है वो है आपके शिलालेख। शिलालेख क्या होता है? शिला का मतलब होता है पत्थर। पत्थर पर खोद कर उस लेख को उत्कीर्ण करवाना ही शिलालेख कहलाता है। स्तंभ लेख का प्रारंभ भी अशोक के काल के अंदर माना जाता है। शिलालेख का प्रारंभ भी अशोक के काल के अंदर माना जाता है। शिलालेख के अलावा नंबर 3 पर अपनी को मिलता है गुहालेख। गुहा का मतलब होता है गुफाएं। गुहा का मतलब क्या होता है? गुफाएं। ये भी अशोक के काल की ही देन है। पहाड़ों को खोदकर गुफाएं का निर्माण करवाया जाता है और उन गुफाओं के अंदर लेख लिखवाए जाते हैं। अशोक के काल में भी इसका उदाहरण मिलता है और साथ ही अशोक के पौत्र के काल में भी इसका उदाहरण मिलता है। गुहा लेख के बाद में अपने को प्राप्त होता है मूर्ति लेख। मूर्ति लेख क्या होता है? मूर्तियों पर लेखों को उत्कीर्ण करवाना। मूर्ति बना दी है, मूर्ति के नीचे जो आधार बना रखा है उस पर लेख लिखवाना। ये मूर्ति इसकी है, यह इस काल में बनी है, यह इस शासक के द्वारा बनी है। यहाँ से भी अपने को इतिहास की जानकारी मिलती है, इसलिए मूर्ति लेख भी इतिहास की जानकारी का एक प्रमुख स्रोत है। इसके अलावा चित्रलेख। चित्रलेख, चित्रों के नीचे भी अपन लेखों को उत्कीर्ण करवाते हैं कि ये चित्र इस शासक का है, इस राजा का, इस अमुक व्यक्ति का है और इसके द्वारा बनाया गया है। ये भी इतिहास की जानकारी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। अगर साथ में तिथि लेखन हो, तिथि लेखन हो तो बहुत ही अच्छा। तिथि लेखन हो जाता है तो साक्ष्य और ज्यादा प्रमाणित हो जाता है। तो यहाँ पर तिथि लेखन और इन दोनों में अगर तिथि लेखन है, तिथि लेखन का मतलब क्या हो गया? समय का लेखन है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत बन जाते हैं। साथ ही एक अंतिम रूप से आता है ताम्रपत्र। ताम्रपत्र क्यों लिखवाते थे? किसी भी जानकारी को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए ताम्रपत्रों के अंदर लिखवाया जाता था। अगर किसी ने किसी व्यक्ति को जमीन को बेच दिया है तो ताम्रपत्र पर लिखा जाता था। राजा ने नई आज्ञा को जारी किया है, ताम्रपत्रों पर लिखा जाता है, यानी लंबे समय तक उसको रखना है तो ताम्रपत्रों पर लिखा जाता था। ये सारे के सारे अभिलेख की श्रेणी में आते हैं। एक बार रिवाइज करते हैं। स्तंभ लेख, शिलालेख। स्तंभ लेख का मतलब स्तंभ पर उत्कीर्ण करवाना। अपने आगे मौर्य काल आएगा, स्तंभ लेख को अपन बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। शिलालेख, शिलाओं पर, बड़ी बड़ी चट्टानों को काट कर उसमें शिलाओं पर उत्कीर्ण करवाना, खुदवा कर। गुहा लेख यानी गुफाओं के अंदर लिखवाना। मूर्ति लेख यानी मूर्तियों के नीचे आधार है वहां पर लेखन कार्य करना, मूर्ति लेख। चित्रलेख, चित्रलेख का मतलब हो गया चित्र के नीचे बनाने वाले का या जिसका चित्र है उसका व्यक्ति का नाम लेखन करना या तिथि लेखन करना, वो चित्रलेख। ताम्रपत्र, तांबे के जो पत्र है उन पर लिखना ही ताम्रपत्र। ये सारे ऐतिहासिक जानकारी के बहुत ही प्रमुख स्रोत है। अब आते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 पर अपने था सिक्के या मुद्राएं।
देखो ये इतिहास की जानकारी के स्रोत किस प्रकार है। अगर सिक्का या मुद्रा पर तिथि का अंकन है तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि शासक ने कब ये सिक्का चलाया था, उसके काल की जानकारी का स्रोत अपने को मिल जाता है। साथ ही शासक की रुचि का, जैसे आपने देखा होगा समुद्रगुप्त के सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है, तो अपने को कहीं लिखा हुआ थोड़ा ना मिला है वो वीणा बजाता था या वीणा का शौक रखता था। अपन ने उस सिक्के को देखकर ये कह दिया इसको वीणा बजाने का शौक रहा होगा। तो यानी एक तो शासक की प्रकृति के बारे में, शौक के बारे में पता चल जाता है। साथ ही तिथि युक्त है, अगर दिनांक लिखी हुई है तो समय का ज्ञान हो जाता है। उस काल में आर्थिक स्थिति कैसी थी इसका पता चल जाता है। अगर लोहे के सिक्के या आप कह सकते हो तांबे या कांसे के सिक्के हैं, काल की स्थिति थोड़ी सी निम्न थी। अगर चांदी और सोने के सिक्के तो अपन ये कह सकते हैं उस काल की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। तो सिक्कों से हमें आर्थिक समृद्धि का भी पता चलता है। नाम लिखा दिया हो, वंश का नाम, गोत्र का नाम, समय या उसकी सीमा विस्तार, इन सब की जानकारी अपने को सिक्का या मुद्राओं से मिलती है। तो अपन यहाँ पर आगे देखते हैं सिक्कों से प्राप्त जानकारी। हमारे को सिक्कों से कौन कौन सी जानकारी प्राप्त हो सकती है। सबसे पहले तिथि क्रम का निर्धारण। सबसे पहले अपन क्या कह सकते हैं, तिथि क्रम का निर्धारण कर सकते हैं कि ये सिक्का कब का है, उस शासक का शासनकाल ये इस समय तो था ही था। नंबर 2, धार्मिक आस्था व विश्वास, यानी उस शासक की किस धर्म में आस्था थी और किस धर्म में विश्वास था। अगर किसी सिक्के पर विष्णु का चित्र बना हुआ तो अपन ये कह सकते हैं ये वैष्णव धर्मावलंबी है। शिव का चित्र बना हुआ सेव है, तो अपन ये कह सकते हैं धार्मिक आस्था और विश्वास का भी पता अपने को किससे चलता है, इन सिक्कों से प्राप्त होता है। नंबर 3 पर अपन ये कह सकते हैं शासक की रुचियों के बारे में पता चलता था। अगर शासक को वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है तो अपन ये कह सकते हैं संगीत का शौक था। अगर किसी जहाज के बारे में बताया गया है तो अपन ये कह सकते हैं उसे व्यापार करना या दूसरे राज्यों की यात्राएं करना पसंद था। तो आगे देखिए, कला का पता चलता था, उस काल में कला कैसी थी। नंबर 5 पर अपने को साम्राज्य सीमा का पता चलता था कि इस राज्य की साम्राज्य सीमा कितनी थी। और नंबर 6 पर पता चलता है उसकी आर्थिक व्यवस्था और व्यापार, उस राज्य की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी और उस राज्य का व्यापार का संचालन किस प्रकार होता था, इसकी भी अपने को जानकारी प्राप्त होती है। अब मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। अभिलेख, स्तंभ, शिलालेख, गुहालेख, मूर्तिलेख, चित्रलेख और ताम्रपत्रों को अपन अभिलेख कहते हैं। सिक्के या मुद्राएं, सिक्के की जानकारी से, सिक्कों से अपने को क्या क्या जानकारी मिलती है। तो तिथि क्रम का निर्धारण कर सकते हैं, धार्मिक आस्था का पता चल जाता है, विश्वास का पता चल जाता है, कौन से धर्म में रुचि रखता था। शासक की रुचियों के बारे में, वो संगीत में रुचि था कि विहार में रुचि था, इनकी पता चल जाता है। कला, उस राज्य की कला कैसी थी इसका पता चल जाता है। राज्य की सीमा कहाँ तक थी इसका भी पता चल जाता है। और साथ ही आर्थिक व्यवस्था और व्यापार कैसा था उस मुद्रा को या सिक्कों को देखकर पता चल जाता है। अब अपन आगे चलते हैं नंबर 4 पॉइंट की तरफ, स्मारक या भवन। स्मारक और भवनों के अंतर्गत अपन किन किन को सम्मिलित करेंगे। स्मारक और भवनों में चैत्य, विहार, स्तूप, इसके अलावा राजप्रसाद, मंदिर, इन सब को सम्मिलित करेंगे। नंबर 4 पर स्मारक या भवन। स्मारक और भवन से अपने को क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है। उस काल में राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति कैसी थी। स्मारक और भवन से क्या क्या पता चलता है। राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है कि भी उस काल में समाज कैसा था, राजनीतिक स्थिति कैसी थी और सांस्कृतिक स्थिति कैसी थी। स्मारक और भवनों में अपन किस किस को सम्मिलित करेंगे। सबसे पहले स्तूप, चैत्य, विहार, मठ,
मंदिर, राज प्रसाद, इन सबको सम्मिलित करेंगे। स्तूप पौराणिक काल में महात्मा बुद्ध के जो अवशेष थे उनसे जो बौद्ध धर्म के मंदिर बनाए थे उन्हें स्तूप कहा था। ये किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म में भी महात्मा बुद्ध के अवशेष है। ये क्या है? महात्मा बुद्ध के अवशेषों से, यानी अवशेष में क्या हो गए? उनके कुछ अस्थियां भी हो सकती है या उनकी वस्तुएं भी हो सकती है, उनके द्वारा इस्तेमाल करने वाली वस्तुएं, वो सारी उनके अवशेष के रूप में आई। स्तूप का तात्पर्य क्या होता है? राख का ढेर। तो ये तो आगे सारी स्तूप के अंदर। चैत्य क्या होता है? चैत्य क्या होता है? देखो, जो बुद्ध मंदिर बने थे या बौद्ध धर्म के जो मंदिर बने थे वो क्या कहलाए थे? चैत्य। यानी बौद्ध धर्म में प्रार्थना और पूजा के स्थान, प्रार्थना पूजा के स्थान क्या कहलाए? चैत्य। विहार और मठ क्या थे? विहार और मठ बौद्धों के श्रमणों के रहने का स्थान। बौद्ध श्रमण या बौद्ध भिक्षु होते थे, वो विहार या मठ के अंदर रहते थे। मंदिर अपन सबको पता है, अपने हिंदू धर्म के अंदर जो पूजा स्थल होता है उसको अपन मंदिर कहते हैं। राजप्रसाद, राजा महाराजा या शासकों के रहने के जो आवास होते थे उन्हें क्या कहते थे? राजप्रसाद। ये सारी चीजें हैं वो आपके इतिहास की जानकारी के बहुत ही प्रमुख स्रोतों के अंदर आती है। कौन कौन सी आती है एक बार वापस देख लेते हैं। स्तूप, चैत्य, विहार, मठ, मंदिर और राजप्रसाद। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये दोनों। काफी बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, चैत्य क्या होता है और विहार क्या होता है। सबसे पहले स्तूपों का निर्माण हुआ था। इस स्तूपों के निर्माण के समय किसी प्रकार की मूर्ति की पूजा नहीं होती थी। स्तूप का निर्माण हुआ, स्तूपों में देखो किसकी पूजा हो रही है? महात्मा बुद्ध के अवशेषों की पूजा हो रही है। इसमें किसी भी प्रकार की मूर्तियां नहीं होती थी। फिर बने चैत्य। ये चैत्य और विहार साथ साथ में बने और अपन नाम भी दोनों का साथ साथ ही लेते हैं, चैत्य विहार। तो अपन यहाँ पर देखेंगे चैत्य और विहार। चैत्य तो केवल क्या है? प्रार्थना या पूजा का स्थान है, जहां पर फिर धीरे धीरे गुप्त काल के अंदर मूर्तियां लगनी शुरू हो गई। और विहार, विहार के अंदर क्या होते थे? ये एक प्रकार की धर्मशालाएं हैं। इन धर्मशालाओं में कौन रहते थे? बौद्ध धर्म के जो श्रमण होते थे या साधु होते थे या भिक्षुक होते थे, वो यहाँ पर रहते थे। मंदिर अपन सबको ही पता हो गया कि अपना पूजा स्थान है। और राजप्रसाद, राजप्रसाद राजा के रहने का आवास क्षेत्र, इसे राजप्रसाद कहते हैं। ये आपके नंबर 4 पर था स्मारक और भवन। नंबर 5 पर आपके आएगा मूर्तियां व शैल चित्र। मूर्तियां व शैल चित्र। वैसे मूर्तिकला का जो उद्भव है वो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर ही हो गया था, लेकिन ये अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी गुप्त काल के अंदर। तो गुप्त काल के अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा के अंदर मूर्तियां बनी थी। शैल चित्र क्या होता है? शैल चित्र का तात्पर्य होता है दीवारों पर बने हुए चित्र। ये अपने आदि मानव काल से ही अपन ये कह सकते हैं शैल चित्र बनाए गए थे। अपन ने देखा ही था भीमबेटका या राजस्थान के अंदर भी बहुत सारे क्षेत्र है जहां पर शैल चित्र बने। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि इनसे अपने को किस प्रकार की ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। सबसे पहले धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन की जानकारी के प्रमुख स्रोत। ये किसकी है? धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक जीवन की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। यहाँ पर अपन मूर्तियों की बात करेंगे तो गुप्त काल में 2 प्रकार की मूर्तियां ज्यादा बनती थी। एक तो बनती थी जो आपके मथुरा शैली में बनती थी और दूसरी जो बनती थी वो है गांधार शैली में। ये दोनों ही मूर्तियां उस काल की यानी गुप्त काल की स्थिति के बारे में बतलाती है। उसके अलावा मैं अगर शैल चित्रों की बात करता हूं, शैल चित्र यानी शिलाओं पर बने चित्र। शिलाओं पर बने चित्र कहां पर बने हुए हैं? मूलतः अभी नाम यहां पर देखो, भीम बेटिका की गुफा कहां पर है? एमपी के अंदर है। या दूसरे नंबर पर आएगी अजंता
एलोरा की गुफा कहां पर आएगी? ये आएगी आपके महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। इसके अलावा नंबर 3 पे अपने राजस्थान के अंदर चंबल क्षेत्र में भी है शैल चित्र। इसके अलावा विराटनगर जो वर्तमान का जयपुर क्षेत्र है, बेराट, वहां पर भी है। 12 इस क्षेत्र में भी है, और एक रावत भाटा इस क्षेत्र में भी ये जो आपके शैल चित्र मिले हैं। देखो मूर्तियां व शैल चित्र को वापस देखते हैं। धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। मूर्तियां वैसे तो बहुत ही पौराणिक रूप से सिंधु घाटी सभ्यता से ही अपने को मूर्तियां मिलती है, लेकिन उसका चरमोत्कर्ष कहां पर होता है? गुप्त काल के अंदर होता है। 2 प्रकार की शैली चलती थी गुप्त काल के अंदर, एक तो मथुरा शैली और एक गांधार शैली। और साथ ही शैल चित्र क्या होता है? शिलाओं पर बने चित्र। ये भीमबेटका की गुफा एमपी के अंदर, अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के अंदर, और राजस्थान के अंदर भी चंबल का घाटी क्षेत्र, विराटनगर, 12 रावतभट्टा में भी पाए गए हैं। ये अपने ऐतिहासिक जानकारी के पुरातात्विक स्रोत कंप्लीट हो चुके हैं। आप एक बार वीडियो को वापस रिवाइज करोगे और नोट्स बनाओगे। कल अपन अगले वीडियो में मानव इतिहास का आरंभ कहां से होता है वो देखेंगे, और उसके बाद में अपन सिंधु घाटी सभ्यता आरंभ करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।